तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्विक रिवीजन देखेंगे, यानी कि पूरे चैप्टर को समझेंगे बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये एपी होती क्या है? ये एक तरह की सीरीज होती है। अगर हमारे पास कुछ टर्म एक स्पेशल पैटर्न में लिखी हो, किस तरह के पैटर्न में? A series which can be expressed as a series which can be written as a plus d, a plus 2d, a plus 3d। यानी कि कोई भी एक टर्म होगा, उसमें एक फिक्स टर्म d ऐड हो जाएगा और उसके बाद वही टर्म सेकंड में ऐड होगा तो थर्ड मिलेगा, फिर थर्ड में वही टर्म d ऐड होगा तो फोर्थ मिलेगा। यानी अगर हमें कुछ टर्म्स इस तरह से दिए हैं कि हर बार सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं अगर कोई भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज एपी कही जाती है। तो एपी का ऑफिशियल फॉर्मेट ये है, जहां ए कहलाता है एपी का फर्स्ट टर्म, डी कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? a2 माइनस a1। अब ये a2 क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म ए भी कहा जाता है, a1 भी कहा जाता है, सेकेंड टर्म a2 भी कहा जाता है, a प्लस डी भी कहा जाता है। तो सेकेंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एपी का कॉमन डिफरेंस मिलता है। अब यहाँ पे हमने कुछ सीरीज लिख के रखी है, चलिए देखते हैं उन सीरीज में क्या पैटर्न है। उसमें से पहली जो सीरीज दिख रही है, हम इसमें देख सकते हैं कि स्टार्ट होती है ये 2 से। 2 में कुछ ऐड हो गया तो 4 मिल गया। क्या ऐड हुआ होगा? 2 ऐड हुआ होगा। फिर 4 में फिर से 2 ऐड हो गया तो 6 मिल गया। अगली बार 8 आया होगा। तो हम देख सकते हैं कि हर बार सेम नंबर ऐड हो रहा है। तो ये एक एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें हर एक टर्म के बीच 2 का गैप है, 2 का डिफरेंस है। तो हम कहेंगे इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 2, यानी कि जो गैप होता है ना वो हमेशा सेम होना चाहिए, और उस सेम गैप को हम लोग क्या भी कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसके बीच क्या गैप है? 2 का। तो 2 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। वैसे कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूंगी तो 2 आएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। 6, 5, 4, 3। अगर आप ध्यान से देखें, अगर 6 में हम 1 को माइनस कर दें तो 5 मिलता है, और 5 में अगर हम 1 को माइनस कर दें तो 4 मिलता है, 4 में अगर हम 1 को माइनस कर दें तो 3 मिलता है। यानी कि हम एक टर्म में कुछ ऐड भी कर सकते हैं ताकि सेकेंड टर्म मिले, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हर एक टर्म के बीच किसका गैप है? -1 का गैप है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? -1 है। अब नेक्स्ट सीरीज देखिए, 1, 3/2, 2, 5/2। तो अगर मैं 1 में हाफ ऐड कर लूँ तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। यानी इन दोनों के बीच का कितना गैप है? हाफ का। अगर 3/2 में हम फिर से हाफ यानी कि 1/2 ऐड कर ले तो 2 आ जाता है। 2 में हम फिर से 1/2 ऐड कर ले तो कितना आ जाता है? 5/2 आ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी दो टर्म के बीच का गैप यानी कि डिफरेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगी एक एपी। तो एपी वो सीरीज होती है जिसमें कोई भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यस, ये भी एक एपी है। देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 7 था। कहाँ से एपी स्टार्ट हो रही है? 7 से। तो फर्स्ट टर्म 7 है। 7 में हमने 4 ऐड कर दिया तो 11 मिल गया। 11 में हमने फिर से 4 ऐड कर दिया तो 15 मिल गया। 15 में हमने फिर से 4 ऐड कर दिया तो 19 मिल गया। तो हर बार सेम नंबर ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? 4। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 4, और ये एक एपी है। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी दो टर्म के बीच का गैप तो +4 ही है। तो यस, ये एक एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। तो अब बच्चों, एपी को डिटेल में समझने के पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ टेक्स्ट बुक का कोई एक टॉपिक नहीं है, बल्कि मैथ्स का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे आप डेली लाइफ में हर जगह रिलेट कर सकते हैं। यस, फॉर एग्जांपल आपकी एज, जो आपकी एज है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। अगर अभी आप 14 ईयर्स के हो तो अगले साल 15 के हो गए, फिर उसके नेक्स्ट साल 16 के हो गए, फिर 17 के हो गए, फिर 18 के हो गए। यानी हर बार आप एक साल बढ़ते हो, और आप ही नहीं, हर कोई एक ही साल बढ़ता है। तो हमारी जो एज है
वो एक एपी फॉर्म करती है जिसका कॉमन डिफरेंस है 1। इसी तरह से किसी पर्सन की सैलरी, मान लीजिए कोई पर्सन है जो एक जॉब ज्वाइन करता है और उसे बोल दिया जाता है कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 30,000 होगी और हर साल आपको 2,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा, हर साल 2,000 का इंक्रीमेंट। तो फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी हुई 30,000, उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या हो गई 30 + 2 यानी कि 32, फिर अगली बार हो गई 34, उसके बाद हो गई 36 एंड सो ऑन। तो उसकी सैलरी भी एपी फॉर्म करती है। तो कोई भी नंबर्स जो एक स्पेशल पैटर्न के होते हैं, जो हर बार सेम डिफरेंस से बढ़ते हैं, वो एपी फॉर्म करते हैं। अब आपकी जो एनसीईआरटी है 5.1 उसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं। फर्स्ट एग्जांपल है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कोई टैक्सी है जिसमें कुछ इस तरह से उन्होंने फेयर डिसाइड किया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपीज़ देना है और जैसे ही आप आगे ट्रैवलिंग करते हो पर किलोमीटर आपसे 8 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 15। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई 2 किलोमीटर चला तो 15 + 8 यानी कि 23। फिर उसके बाद अगर कोई और एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर चलना चाहता है तो 23 + 8 31 और 31 फिर 39, यानी कि हर बार हम देख सकते हैं और इसी तरह से आगे भी तो हम देख सकते हैं कि हर बार जो है +8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +8 बढ़ता जा रहा है हर बार। तो यस ये एक एपी है। अब सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने एक सिचुएशन दी है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म करती है? तो कोई सिलेंडर है जिसमें जितना भी अमाउंट ऑफ एयर है उसका 1/4 हर बार कम हो जाता है। तो सपोज स्टार्टिंग में जो एयर है उसका वॉल्यूम V है, तो अब V में से कम होगा 1/4 ऑफ V, 1/4 हर बार कम हो जाता है। तो V में से क्या माइनस होगा, तो ये आ जाएगा आपका 4V - V/4 यानी कि 3V/4। तो जो सेकेंड टर्म मिलेगी वो 3V/4 हो जाएगी। ठीक है, अब जब तक थर्ड टर्म नहीं मिलेगी अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एपी है कि नहीं। तो अब अगली बार क्या होता है, इसका फिर 1/4 इसमें से माइनस होगा, तो 3V/4 में से माइनस होगा इसका 1/4। 1/4 किसी का भी निकालना तो उसको क्या करते हैं 1/4 से इंटू करते हैं, तो 3V/4 तो ये आ जाएगा 3V/4 में से माइनस करना है मुझे 3V/4 for just 16। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा 16 एलसीएम 4 3 12, 12V - 3V यानी कि 9V/16। तो 9/16 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू V। तो हम देख सकते हैं कि जो अगली बार टर्म मिला है वो 3/V का स्क्वायर यानी कि कुछ टर्म ऐड नहीं हो गए बल्कि मल्टीप्लाई हो गया है। इस एपी में हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो गैप है कोई भी दो टर्म के बीच का वो सेम नहीं है, इनके बीच का जो गैप है वो इन दोनों के बीच के गैप से अलग है। नो इट इज़ नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है क्योंकि हमारी सीरीज ये बन के तैयार होती है जो कि एपी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई किसी वेल को डिग करना है तो उसके लिए चार्ज कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150, उसके अब जैसे ही आगे डिगिंग होती है तो 50 रुपीज़ उसमें बढ़ जाता है। तो अगर हम इसमें 50 ऐड कर देंगे 150 में तो 200 आएगा, फिर से 200 में 50 ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो इस तरह से जो डिगिंग चार्ज है वो 50 रुपीज़ से बढ़ जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि सबके बीच का जो डिफरेंस है वो +50 का है। तो येस इट इज़ एन एपी बिकॉज इट इंक्रीजेस विद अ फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस। अब फोर्थ क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कुछ मनी है यानी कि प्रिंसिपल जो है 10,000 का है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 8% रेट के साथ डिपॉजिट किया जाता है। तो रेट कितनी है 8%, 8% मतलब 8/100। प्रिंसिपल कितना है 10,000 और आपको बताना है कि क्या ये एक एपी फॉर्म करता है। तो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल पहले तो क्या होता है 10,000, जब जैसे ही डिपॉजिट किया जाता है तो पहले साल तो प्रिंसिपल सेम रहता है। अब अगले साल क्या होता है कि उसमें 8% का इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो अमाउंट का हम फॉर्मूला जानते हैं P × 1 + R/100 की पावर n। तो फर्स्ट ईयर के लिए n की वैल्यू 1 होगी, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। रेट 8 है तो 8/100 की पावर 1 है ना। अब अगले साल के इसके नेक्स्ट ईयर में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10,000
तो ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हो कि हर बार कुछ टर्म मल्टीप्लाई। तो अब हमें जो सीरीज़ मिली है उसमें हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इन दोनों के गैप के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ टर्म ऐड नहीं बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अगर आप नोटिस करो तो इसमें 1 प्लस 8/100 मल्टीप्लाई हो गया और अगली बार फिर से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो ये एक एपी नहीं है। दिस सिचुएशन विल नॉट फॉर्म एन एपी। और अब एपी के इंट्रोडक्शन के बाद और ये जानने के बाद एपी क्या होती है और हम कैसे एपी को प्रूव करेंगे कि गिवन सीरीज एपी है, कैसे फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, कैसे फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म, ये जानने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि अगर किसी एपी में से हमें बीच का कोई टर्म निकालना है या कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें जानना होगा nth टर्म यानी कि जनरल टर्म ऑफ एपी। इसे डिनोट किया जाता है an से या फिर l से। l मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। If any particular term of AP we have to find, then you have to remember this formula। तब याद रखिए कि फॉर्मूला क्या है। an जिसे क्या भी कहते हैं, l लास्ट टर्म l भी कहते हैं, और ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये n क्या है, आपको जो भी नंबर की टर्म निकालनी है n वही बन जाएगा, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, an इज इक्वल टू, तो पहले फॉर्मूला याद कीजिए L यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। फाइन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, ठीक है, तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 4d। समझ गए। तो फिफ्थ टर्म एपी का क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, यानी आपको जिस नंबर की भी टर्म चाहिए उससे एक कम d होते हैं। तो फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। सपोज मुझे एट्थ टर्म निकालना है, तो एट टर्म मतलब n की वैल्यू 8, तो यहाँ हम रख दें इस फॉर्मूले में, तो n की वैल्यू 8, तो ये आ जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 7d। कुछ 100 नंबर का टर्म क्या होगा, a प्लस 99d। 1000 नंबर का टर्म क्या होगा, a प्लस 999d। तो एक्चुअली फॉर्मूला तो हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी इन चीज़ों को याद रख सकते हो। तो कब लगाना है हमें एपी का ये फॉर्मूला, जब हमें एपी का कोई भी टर्म बीच का या कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म अगर हमें फाइंड करना है, तो जिस नंबर का टर्म फाइंड करना है वही n हो जाता है, इस जगह पे आप रख दो, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। तो सबसे पहले एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, जबकि आपको एपी दी होगी, यहाँ पे एपी गिवन है और कह रहे हैं कि फाइंड 30th टर्म ऑफ एपी। इन्होंने एक एपी दे रखी है और कहा है कि इस एपी का 30th टर्म निकालो। 30th टर्म यानी n की वैल्यू 30। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब चूंकि उन्होंने a दिया हुआ है, तो इन दिस एपी व्हाट इज a, 10, व्हाट इज d, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 7 माइनस 10 यानी कि -3। कॉमन डिफरेंस मिल गया और फर्स्ट टर्म मिल गया। इन्होंने कौन सा बोला है टर्म, 30th टर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30th टर्म ऑफ एपी। इसके लिए इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 30 रखनी है, तो a30 इज इक्वल टू पर रख दीजिए, तो a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी यानी कि हम सीधे भी चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस 29d, ठीक है। 30th टर्म क्या होगा, a प्लस 29d। अब a मालूम है हमें 10, 29 और d कितना मालूम है, d इज -3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 10, 29 इंटू 3 -87, तो 10 माइनस 87 इज -77। तो 30th टर्म इस एपी का क्या आ रहा है, -77। सिंपल तरीके से आपको एपी भी गिवन होगी, तो एपी गिवन है तो ए और डी तो आप निकाल ही सकते हो, और कोई एक टर्म वो पूछेंगे, फाइंड 30th टर्म, फाइंड 19th टर्म, फाइंड 90th टर्म, फाइंड 50th टर्म। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जिस नंबर का भी टर्म निकालना है हम उसको n मान लेंगे और इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, 5.2 का 17 क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में लोग क्या करेंगे, फाइंड 20th टर्म। 20th टर्म तो हम निकालना जानते हैं, लेकिन इन्होंने 20th टर्म बोला है फ्रॉम लास्ट या 20th टर्म फ्रॉम एंड, यानी कि स्टार्टिंग से नहीं लेना है 20th टर्म, बल्कि एंड से लेना है।
अगर किसी क्वेश्चन में वो ये बोलते हैं कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम एंड, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होता था ना, वो हम लोग इसको लेंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लेना है। तो ए हो जाएगा 253, क्योंकि इनको 20th टर्म स्टार्टिंग से नहीं चाहिए, इनको 20th टर्म लास्ट से चाहिए। तो जो लास्ट टर्म है ना वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। फिर और कॉमन डिफरेंस अपन कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे निकालते थे ना। तो आ जाएगा 8 - 3 यानी कि 5 आएगा। लेकिन जब भी आप लास्ट से कोई टर्म निकालें तो याद रखिए जो भी आपका कॉमन डिफरेंस आया है उसको कर लीजिएगा नेगेटिव, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आया है 5, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा -5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -5। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपको एंड से कोई टर्म निकालना होगा तो कॉमन डिफरेंस हो जाता है a1 - a2, ये भी कह सकते हो आप, ठीक। तो जो सीधे से कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो हमने निकाला और उसको कर दिया नेगेटिव, फाइन। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -5। आप सीधे भी लिख सकते हो कि अगर आप सीधे जाओ तो 5 आने वाला था यहाँ पे, लेकिन आएगा -5। फॉर्मूला a1 - a2। अब इसके बाद का काम सेम रहेगा। 20th टर्म आप जैसे भी निकालना जानते थे वैसे ही निकालिए। 20th टर्म क्या होगा, a + 19d, 20 - 1 यानी 19d। तो ये आ जाएगा a कितना है 253 + 19 और d कितना है -5, तो -95। 253 - 95 कितना हो जाएगा 38। तो 20th टर्म फ्रॉम n हो रहा है 158। चलिए अब हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले का टाइप 2 के क्वेश्चंस में। टाइप 2 के क्वेश्चंस आपके पास कैसे आ सकते हैं, आपको एक एपी दी होगी और पूछा जाएगा कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, इस एपी का कौन सा टर्म 0 है, इस एपी का कौन सा टर्म -100 है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको एपी ऑलरेडी दी हुई हो। एपी अगर हमें दी है तो हम सबसे पहले तो इसका फर्स्ट टर्म लिख लेंगे। व्हाट इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी 3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 8 - 3 कितना हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। तो ए भी मिल गया और डी भी मिल गया क्योंकि ए भी हमें दी हुई थी। अब जब भी ये पूछें कि विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 78, ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिए कि हम क्लेम करेंगे, हम सपोज करेंगे या हम मान लेंगे लेट nth टर्म इज 78। nth टर्म मतलब an को ही हम 78 सपोज करके चलेंगे, सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू क्या थी 3 + n - 1 इंटू d इज 5 इज इक्वल्स टू 78। अब सबसे पहले क्या करिए कि 3 को उधर ट्रांसफर करो, तो 78 - 3 कितना हो जाएगा 75। तो 5 टाइम्स n - 1 इज इक्वल टू 75 और इसलिए n - 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 5। तो n - 1 इज इक्वल टू 15, 5 1 जा और 5 15 जा, तो n - 1 इज इक्वल टू 15 और इसलिए n कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 15 + 1 यानी n इज इक्वल टू 16। तो इस AP का 16 टर्म 78 है। अब ध्यान से सुनिए, जिस प्रोसेस से हमने n निकाला है ना, आप वैसे ही n निकालिए। लेकिन अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ गई या n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, तो n इज नंबर ऑफ टर्म्स विच कैन नॉट बी नेगेटिव एंड विच कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। अगर n की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ जाए तो हम लोग लिखेंगे कि इस AP में ये टर्म है ही नहीं, देयर इज नो सच टर्म इन दिस AP। कब, जब n नेगेटिव आ जाए या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। तो ये है nth टर्म के पे बेस्ड टाइप 2 के क्वेश्चंस। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 2, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी वो n पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लिखिए कि 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7 आर। आखिर कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर तो वैसे 100 होता है, लेकिन 100 7 से डिविजिबल नहीं है। तो द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इज 105। 105 वो पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का भी है। जैसे ही आपने फर्स्ट नंबर सोच लिया वैसे ही बाकी सारे नंबर्स आप इजीली मिल जाएंगे। कैसे? 7 7 इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि हमें किससे डिविजिबल चाहिए 7 से। तो 7 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 112। फिर से 7 ऐड कर लीजिए 119। ऐसे करके लिखते जाएंगे, हमें पूरे टर्म तो लिखने नहीं है। अब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999, लेकिन वो 7 से डिविजिबल नहीं होता है।
तो वो ना तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो ये है। ठीक, तो अब आप देख सकते हो हमारी AP बन चुकी है, हमारी AP फॉर्म हो गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच फॉर्म्स एन AP, जो एक AP बनाती है। और इस AP में व्हाट इज फर्स्ट टर्म 105 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 से डिविजिबल वाले में 7 ही कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, n निकालना कि आखिर इस AP में कितने टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म की हेल्प से हम लोग इसे निकालेंगे। लास्ट टर्म क्या दिख रहा है 994, तो an आप 994 को लेके चलेंगे। an यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। a की वैल्यू रख दीजिए 105, n हमें बस नहीं पता है, एंड d इज 7 इज इक्वल टू 994। तो यह आ जाएगा 7n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। फिर इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो 7 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105 कितना हो जाएगा 889 आ रहा है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाई 7। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 7 जा 49, तो 127 आया। अब माइनस 1 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा +1, तो 127 + 1 यानी n की वैल्यू आ जाती है 128। तो ऐसे 128 नंबर्स हैं जो कि 3 डिजिट के भी हैं और 7 से डिविजिबल भी हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं nth टर्म पे बेस्ड लास्ट पैटर्न के क्वेश्चंस की ओर। डिटरमाइन AP whose third term is 16, 7th term exceeds 5th term by 12। यहाँ हमें AP निकालनी है। तो याद रखिए बच्चों कि जब भी आपको AP निकालनी है तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, A और D। तो A और D यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इन्होंने रिलेशन में रिलेट कर दिया है। 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब डायरेक्ट A और D ना देके इन्होंने कुछ रिलेशंस दे दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बस जो हमें दिया है वो लेके चलते जाएंगे और A और D निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि A और D ही तो हमें बेसिकली चाहिए AP के लिए। एस थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 16, थर्ड टर्म ऑफ AP इज 16। nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसका यूज करके हम लोग थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, याद रखिएगा थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, क्योंकि जो पहली इंफॉर्मेशन है वो ये है कि a प्लस 2d इज 16। a और d में वो एक रिलेशन दे चुके हैं हमें। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, 7th टर्म एक्सीड्स, 7th टर्म ज़्यादा है, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है 5th टर्म से, और कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। 7 टर्म्स एक्सीड्स 5th टर्म बाई 12। ठीक है, अब 7 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 6d, 5th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d। अब दोनों साइड से a कैंसिल, 6d इज इक्वल टू 4d प्लस 12, और 4d को इधर ले आइए तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, 2d इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। तो देखिए हमें d मिल चुका है। अब इस d को हम यूज कर लेंगे अपने फर्स्ट इक्वेशन में और तब हमें मिल जाएगा a। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16 एंड व्हाट इज d 6। a प्लस 6 2 12 इज इक्वल्स टू 16, a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 यानी कि a इज इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट टर्म हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो देखिए मैंने कहा था कि आपको a और d अगर मिल जाए तो हम AP निकाल सकते हैं। तो यस वी हैव गॉट a एंड d, a और d हमें मिल चुके हैं और अब हम लोग पूरी AP निकाल लेते हैं। तो AP हमें फाइंड करनी थी, वो होगी a प्लस d a प्लस 2d। अब वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू अपन को 4 मिली थी, 4 कॉमन डिफरेंस क्या है 6। अब 6 बढ़ाते जाओ, तो 6 प्लस 4 10, फिर से 6 बढ़ा दो 16। तो ये हमारी AP तैयार हो गई। तो इस तरह से हम लोग nth टर्म का यूज़ करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको बताए और आई होप nth टर्म पे बेस्ड जो है ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं AP के n टर्म्स के सम की ओर। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। सपोज हमें कोई AP दी है, लेट a प्लस d a प्लस 2d बी एन AP, मान लेते हैं कोई AP है। देन सम ऑफ इट्स n टर्म, अगर इसके n टर्म्स, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर 10 है तो 10 टर्म्स का सम, 20 तो 20 की टर्म का सम। लेकिन जब तक हमें n नहीं मालूम है हम n लेके चलते हैं कि सम को हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से। Sn निकालने के 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है जो हमेशा लगेगा, मतलब हमेशा इसे यूज़ किया जा सकता है, वो है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। n क्या है, आपको जितने टर्म्स को ऐड करना है वो n है। AP का फर्स्ट टर्म a है, AP का कॉमन डिफरेंस d है। तो इस फॉर्मूले को जल्दी से याद कर लीजिए और ये है AP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला है जिसे हम
तब लगा सकते हैं जब AP का लास्ट टर्म मालूम हो। nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म अगर दिया है तो यही फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है एक सिंपल फॉर्मूले में, और वो ये है n/2 a प्लस an, या फिर an को तो लास्ट टर्म l भी कहते हैं, तो कई जगह आपको सेम फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। AP के सम के दो फॉर्मूले हैं, ये है यूजुअल फॉर्मूला, मतलब जो मेनली हम लोग यूज़ करेंगे जब A दिया है, D दिया है और कितने टर्म को ऐड करना वो दिया है। लेकिन अगर AP के लास्ट टर्म भी दिया हुआ है तो आप इसकी जगह ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो AP के n टर्म्स का सम इस फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है। तो अगर NCERT की बात करें 5.3 में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग APs। आपको एक AP दी है और उसके यहाँ पे लिखा हुआ है 11 टर्म्स का सम निकालिए, ठीक है। तो 11 टर्म्स का सम यानी n की वैल्यू हो जाएगी 11, और AP गिवन है तो फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है यहाँ पे 1/15। कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 डिवाइडेड बाई 12 होता है 5, 60 डिवाइडेड बाई 15 होता है 4, तो 5 माइनस 4 यानी 1/60 जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। n मिल गया, n गिवन है, a और d हमने फाइंड कर लिया AP को देख के। तो अब क्या करना है, सीधे सीधे SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू, तो 11 टर्म्स को ऐड करना, तो n 11 है तो S11 इज इक्वल टू 11/2, हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d, और d कितना है 1/60। फिर इसे कर लेंगे सॉल्व। तो 11/2, 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10, तो यह जाएगा 10/60, ठीक है। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। तो 11/2, इसका एलसीएम फिर से 60 आएगा, और यह 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 4, तो इस 2 में 4 का 8 होगा, तो यह आ जाएगा 8 प्लस 10, ठीक है। तो S11 हमारा आ जाएगा 11/2 इंटू 8 प्लस 10 18/60, ठीक है। तो अब ये कैंसिल, 2 9s और 2 कैंसिल, 99/60, और 3 से और कैंसिल हो सकता है, 3 3s एंड 3 20s। तो ये आ जाएगा 33, 11 इंटू 3 33, 33/20, ये आएगा 11 टर्म्स का सम इस AP के लिए। इसके क्वेश्चंस कई बार दूसरे तरह से भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम एक AP दी है और पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी एडेड टू गिव द सम, यानी इन्होंने SN दिया हुआ है और बोल रहा है कि कितने टर्म्स को ऐड करें कि ये आ जाए हमारा सम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें यहाँ पे दिया क्या क्या है। SN है 636, ठीक है, और AP दी हुई है तो फर्स्ट टर्म तो दिख ही रहा है 9, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 यानी कि 8, तो D आपका 8 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे ये फॉर्मूला, वी हैव टू फाइंड n, हमें यहाँ पे n फाइंड करना है। तो पहले हम लोग SN का फॉर्मूला लिखेंगे। अब SN की वैल्यू 636 है तो ये रख देंगे, n/2 2a कितना है 9 प्लस n-1 d कितना है 8, ये सब कुछ हमने AP के SN के फॉर्मूले में रख दिया। तो 636 इज इक्वल टू, अब 8 है नहीं, दोनों के पास 2 है कॉमन, तो 2 निकाल लेते हैं हम लोग बाहर, ताकि ये जो नीचे वाला 2 है ना वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बचेगा कॉमन लेने के बाद, और n-1, जब हमने 8 में से 2 कॉमन ले लिए तो 4 बचा, ठीक है। अभी 2 से 2 कैंसिल, n टाइम्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस 4 अंदर जाएगा 4n माइनस 4, तो 636 इज इक्वल टू n, 9 माइनस 4 कितना होता है 5 प्लस 4n, और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो 636 इज इक्वल टू n अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 5n प्लस 4n इंटू n स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल जाता है 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 को इधर ले आएंगे, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो रहा है वो है 4n स्क्वायर प्लस 5n
माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएं और 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है -2544 और मिडिल टर्म है 5। दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम आए 5 और मल्टीप्लिकेशन इनकी प्रोडक्ट आई है। तो वो नंबर है 53 प्लस का और माइनस का 48। ठीक है, इनका सम 5 आएगा। अगर हमें तो यहाँ हमें समझ आ गया कि मिडिल टर्म को 53 और माइनस 48 में ब्रेक करना है। तो प्लस 53 माइनस 48 फिर माइनस 636 इज इक्वल टू 0। फिर पेयरिंग करेंगे और इसे फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसमें से n कॉमन है तो आएगा 4n प्लस 53। इन दोनों में से 12 कॉमन लेंगे माइनस का तो यह आ जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 ओवरऑल कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को 0 के इक्वल करेंगे, यानी 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिलता है 4n इज इक्वल टू माइनस 53, यानी कि n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। और जब हम n माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे तो मिलेगा n इज इक्वल टू 12। तो n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो n की ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो n का तो फाइनल आंसर जो हमारा मिलेगा वो होगा n इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमें SN का यूज़ करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी दिए हैं जिसमें लास्ट टर्म दिया रहता है, लास्ट टर्म यानी कि AN दिया होगा तो फिर हम लोग इसका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्विक रिवीजन जिसमें हमने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बीच बीच में आपसे शेयर करते जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।